हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर स्नेहल हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं निबंध लेखन। जी हाँ बच्चों, निबंध लेखन आपके लेखन कौशल्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह प्रश्न आपकी प्रश्न पत्रिका में सबसे अंतिम होता है। तो देखते हैं निबंध लेखन किस प्रकार किया जाता है। निबंध गद्य रचना का एक प्रकार है। इसमें किसी विषय पर अपने विचार सरल और सुबोध शैली में लिखना होता है। बच्चों, निबंध की कुछ विशेषताएं हैं, वो अभी देखेंगे। निबंध लेखन एक कला है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में बंधा हुआ। साधारण गद्य रचना की अपेक्षा निबंध में रोचकता और सजीवता पाई जाती है। निबंध गद्य में लिखी हुई रचना होती है जिसका आकार सीमित होता है। बच्चों, अब हम देखते हैं निबंध के कुछ प्रकार। पहला प्रकार है वैचारिक निबंध, दूसरा है वर्णनात्मक निबंध, तीसरा चरित्रात्मक निबंध, चौथा आत्मकथनात्मक निबंध और पांचवा कल्पना प्रधान निबंध। आइए छात्रों, अब इन्हीं प्रकारों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। पहला है वैचारिक निबंध। किसे कहते हैं वैचारिक निबंध? वैचारिक निबंध में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। ये निबंध देश तथा समाज की समस्याओं से जुड़े होते हैं। ऐसी तरह के निबंध में विचार के पक्ष विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। बच्चों, देखते हैं इस प्रकार के निबंध के कुछ उदाहरण, जैसे समाचार पत्र, विज्ञान के चमत्कार, प्रदूषण की समस्या, विद्यार्थी और अनुशासन और आतंकवाद। तो ये था वैचारिक निबंध। बच्चों, अब देखते हैं वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में किसी विषय का वर्णन किया जाता है और ये वर्णन विस्तार से किया जाता है। जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं, ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी किनारे 2 घंटे, पुस्तकालय के लाभ, पसंदीदा त्योहार या फिर मेरा गांव। इस तरह से इस प्रकार के निबंध में उस निबंध का विस्तार से वर्णन करना जरूरी होता है और इसीलिए इन्हें वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। हमारा अगला प्रकार है चरित्रात्मक निबंध। देखते हैं चरित्रात्मक निबंध क्या होता है। इस निबंध में किसी चरित्र विशेष के बारे में निबंध लिखा जाता है, यानी किसी व्यक्ति का पूरा वर्णन इस निबंध में किया जाता है। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे मेरा प्रिय लेखक, मेरा प्रिय खिलाड़ी, महात्मा गांधी जी या फिर मेरा प्रिय गायक। बच्चों, निबंध का अगला प्रकार है आत्मकथनात्मक निबंध। क्या है ये आत्मकथनात्मक निबंध? आत्मकथनात्मक निबंध एक प्रकार का परकाया प्रवेश है। परकाया का मतलब होता है दूसरों का शरीर, अर्थात किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को मानकर उनकी कहानी बताना। छात्रों, ये निबंध लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे इस निबंध की भाषा प्रथम पुरुष एक वचन में हो, जैसे मैं डैश बोल रहा हूं या बोल रही हूं। निबंध की शुरुआत करते वक्त विषय से संबंधित उचित प्रस्तावना होनी चाहिए।
सुवचन, घटना या प्रसंग संक्षेप में लिख सकते हैं। संक्षेप में मतलब बहुत ही कम शब्दों में, या फिर सीधे मैं डैश हूं से भी प्रारंभ इसका किया जा सकता है। अब देखते हैं आत्मकथनात्मक निबंध के कुछ उदाहरण, जैसे फटी पुस्तक की आत्मकथा, एक किसान की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, मैं पेड़ बोल रहा हूं, मैं हिमालय बोल रहा हूं, एक भूकंप पीड़ित की आत्मकथा। इस प्रकार आत्मकथा निबंध में किसी वस्तु या व्यक्ति को अपनी जगह पर रखकर निबंध लिखा जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रकार कल्पना प्रधान निबंध। कल्पना प्रधान निबंध में निबंध लिखते समय किसी चीज के बारे में कल्पना की जाती है। इस प्रकार के निबंध में आप किसी भूमिका में नहीं हो और उस भूमिका को निभाना है, तो आप कैसे निभाएंगे, इसकी कल्पना की जाती है। आप किस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। यानी बच्चों यहाँ पर आपकी कल्पना का कौशल्य निबंध लिखते वक्त दिखाई देना चाहिए। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। यदि मोबाइल ना होता तो, यदि पुस्तकें ना होती, यदि संगणक ना होता तो, और यदि मैं भारत का शिक्षा मंत्री होता तो। इस प्रकार के निबंध में आपको सिर्फ कल्पना करनी होती है कि अगर ऐसा होता तो वो कैसे होता, और आपको निबंध लिखना जरूरी होता है। आइए बच्चों देखते हैं अब निबंध के अंग। निबंध के अंग मतलब निबंध लिखते वक्त हमें किन मुद्दों की ओर ध्यान देना है। जैसे पहला मुद्दा है रूपरेखा, दूसरा है निबंध का प्रारंभ, तीसरा अंग है विषय का प्रतिपादन, और चौथा है उपसंहार या फिर निबंध का अंत। कोई भी निबंध लिखते वक्त इन 4 मुद्दों को बड़ी गौर से देखकर आपको निबंध लिखना होता है। निबंध के अंग के बारे में थोड़ा विस्तार से। हमारा पहला मुद्दा है रूपरेखा। सबसे पहले निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार करनी है। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाजा लग सकता है। यदि वह अधिक लंबा जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को निकाल दें। मतलब सबसे पहले अगर हमने किसी भी निबंध की रूपरेखा निश्चित कर ली तो हमें समझ में आता है कि निबंध कितना बड़ा होने वाला है। आइए देखते हैं निबंध का दूसरा अंग, वो है प्रारंभ, यानी निबंध की शुरुआत। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय की व्याख्या देकर प्रारंभ करने से निबंध नीरस प्रतीत होता है। किसी उदाहरण, चुटकुले या फिर कविता की पंक्ति से निबंध का प्रारंभ किया जा सकता है। बच्चों, अगर हमने निबंध की व्याख्या देकर उसका प्रारंभ किया तो फिर आगे निबंध पढ़ने की इच्छा ही नहीं रहेगी। और यदि उसका प्रारंभ बहुत ही आकर्षक हो, किसी कविता की पंक्ति से किया गया हो या फिर उदाहरण देकर किया गया हो, तो वो निबंध आगे पढ़ने की इच्छा बढ़ जाती है। इसीलिए निबंध का ये अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब निबंध का
तीसरा अंग देखते हैं, विषय का प्रतिपादन। निबंध के इस भाग में विषय को विस्तार से लिखना होता है। इस भाग में विषय के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में स्पष्ट और सुलझे विचार लिखना जरूरी है। मतलब अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग अनुच्छेद लिखना जरूरी होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि विषयांतर न हो और पुनरुक्ति दोष न हो। विषयांतर का मतलब होता है बच्चों, जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हो उसी विषय को आपको लिखना जरूरी है। किसी दूसरी बात को आपके निबंध में नहीं आने देना है। और पुनरुक्ति दोष का मतलब होता है कि एक ही बात बार बार उस निबंध में लिखना, इसे कहते हैं पुनरुक्ति दोष। ये भी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, निबंध लिखते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब निबंध लिखते समय वह किस तरह से लिखा जाता है या हमें किन जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। एक, प्रारंभ यानी निबंध की शुरुआत, विषय का विस्तार, समापन, समापन यानी निबंध का अंतिम भाग। इस क्रम से ही निबंध का लेखन करना आवश्यक है। विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार निबंध का प्रकार दिया गया हो उसी प्रकार में उसकी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। निबंध लिखने से पहले उसके विषय को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एक बार विषय हमें समझ में आ जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि हमें क्या क्या विचार करने हैं। निबंध किसी एक उद्देश्य अथवा किसी एक विषय को ही लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध लिखने से पहले विषय से संबंधित जानकारी को उचित ढंग से क्रमबद्ध करना चाहिए। मतलब कि आपने जिस विषय पर निबंध लिखने का सोचा है उस निबंध के बारे में सारे विचार आपके मन में पहले से ही तय होने चाहिए। निबंध की भाषा प्रवाही, सरल और मुहावरेदार होनी चाहिए। बच्चों, अगर भाषा मुहावरेदार होती है तो भाषा कौशल्य समझ में आ जाता है। निबंध में कहावतें, सुवचनों का यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। कहावतें और सुवचन अगर आपके निबंध में हो और वह यथास्थान यानी उचित स्थान पर अगर आपने उसका प्रयोग किया है तो आपका निबंध आकर्षक होता है। आपके निबंध की भाषा शुद्ध और मानक वर्तनी के अनुसार होनी चाहिए। मानक वर्तनी मतलब हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसकी ओर भी आपको ध्यान देना है। विचार स्पष्ट तथा क्रमबद्ध होने आवश्यक है। क्रमबद्ध यानी क्रम से। विषय प्रतिपादित करने की पद्धति के साथ कम से कम 4 अनुच्छेदों की रचना होनी चाहिए। मतलब जो निबंध का विषय दिया गया है उस विषय में आपको कम से कम 4 परिच्छेदों की रचना करनी आवश्यक है। निबंध में विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। जिज्ञासावर्धक यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग। निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए उसमें नीरसता नहीं होनी चाहिए, वो बोरिंग नहीं लगना चाहिए। निबंध का समापन यानी निबंध का अंतिम भाग विषय से संबंधित, सुसंगत, उचित
सार्थक विचार तक ले जाने वाला होना चाहिए। यदि निबंध में संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उनके अनुसार ही विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। संकेत बिंदु मतलब प्रश्न पत्रिका में अगर विषय से संबंधित मुद्दे दिए गए हैं तो फिर हमें उनके अनुसार ही विषय को आगे लिखना है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि निबंध के बारे में मैंने जो आपको समझाया है वो सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आपको पता चल गया है कि किस प्रकार का निबंध आपको किस तरह से लिखना है। हमारे अगले वीडियो में मैं आपको एक निबंध का उदाहरण देकर वो समझाने वाली हूँ और उसी के साथ आपको निबंध का स्वाध्याय भी दिया जाएगा। आपको आपकी नोटबुक में वो स्वाध्याय तैयार करना है। धन्यवाद।